गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और यह उसकी जो है 5वीं क्लास है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, दिल्ली दरबार, है ना। और इसी के साथ हम लोगों ने जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा वो हमने यही पढ़ा था कि इसके उदय होने के रीजन क्या क्या हैं। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा कि इसके मुख्य कार्य क्या थे और इन दो कार्यों को भारत में और विदेशों में किस प्रकार से अंजाम दिया गया और क्या क्या कहाँ कहाँ पे हुआ, है ना। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी गदर आंदोलन या फिर गदर दल, जिसकी स्थापना होती है 1913 में। ठीक, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा एक कामागाटा मारू प्रकरण जो कि 1914 में हुआ था उसके बारे में। और इन सभी के साथ हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी, वो था गदर आंदोलन का मूल्यांकन। ठीक, तो इतनी बातें जो है पिछली क्लास में हो चुकी थी। तो आइए आज जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो यही है होम रूल लीग की स्थापना जो कि होती है कब, 1916 में। ठीक, और इसी के साथ दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916। होम रूल लीग के अंतर्गत दो टीमें बनती हैं, एक का नाम होता है तिलक की होम रूल लीग और दूसरा है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। ठीक, चलो अब थोड़ा सा हम लोग इस लीग के बारे में जो है कैसे कैसे पढ़ेंगे थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली बात है तो हम लोग ये जानेंगे कि उसका परिचय क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन के प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं। फिर हम लोग जानेंगे तिलक की होम रूल लीग क्या थी और उसके बाद एनी बेसेंट की होम रूल लीग क्या थी। ठीक, फिर इन दोनों का एक साथ कार्यक्रम क्या क्या था। इन दोनों ये दोनों लोग अपने इस कार्यक्रम को किस प्रकार से अंजाम दे रहे थे, है ना। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य कर रहे थे उसको जानेंगे। फिर इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि इस लीग के प्रति सरकार का क्या रुख था। ठीक, और उसके बाद जो एक मेंस में कई बार पूछा जाता है कि 1919 तक आते आते आंदोलन के धीमा होने के रीजंस क्या क्या रहे। ठीक है, और लास्ट में फिर हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या रही। ठीक है, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक रहे और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने मतलब अडॉप्ट की, है ना, क्या क्या इसमें उपलब्धियां हासिल की। उसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता और उसके बाद इसका प्रावधान क्या था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों मिल करके अपनी कौन सी संयुक्त मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं। ठीक, इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग जानेंगे इसकी समालोचना करेंगे। ठीक, इतनी सारी बातें आज क्लास में हम लोगों को करनी है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर आपका एक ही काम बचता है, इस टॉपिक से जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए हैं प्री में या फिर मेंस में पिछले 30 सालों के, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बातें समझ में आई होंगी, है ना। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई थी और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है होम रूल लीग जिसकी स्थापना होती है 1916 में। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग दो होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है वो है तिलक की होम रूल लीग और दूसरा है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। और इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कांग्रेस का लखनऊ समझौता जो कि 1916 में होता है। ठीक, चलिए तो होम रूल लीग 1916। तो सबसे पहली बात वो ये कि आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, असल में हुआ क्या था कि आयरलैंड में एक लीग या कह सकते हैं कि एक आंदोलन प्रारंभ किया गया जो अहिंसात्मक था और उसके तहत जो है उन लोगों ने अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद करने की मांग की थी। तो उसी के तर्ज पर जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना करने का विचार बनाया। ठीक, इन दोनों का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन दोनों का उद्देश्य है राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना, है ना। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ था, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। और जो तीसरी बात है वो ये कि प्रारंभ में तो यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ, मतलब इसकी जो स्पीड रही वो बहुत ही
स्लो रही, बहुत धीमी रही, लेकिन आगे चल करके इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया, है ना। इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति थी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस आंदोलन के प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक क्या क्या रहे, आखिर क्यों ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए, तो जो सबसे पहला इसका पॉइंट है वो यही है कि मार्ले मिंटो सुधार का वास्तविक स्वरूप सामने आने के बाद नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट चुका था। जैसा कि आप सब ये जानते थे कि अभी इसके पहले जब मार्ले मिंटो सुधार की बात हमने पिछली क्लास में की थी, तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जो नरमपंथी नेता थे वो ये चाहते थे कि कि जो अंग्रेज सरकार है वो हमारी बात को धीरे धीरे मान लेगी। ठीक है, लेकिन जब मार्ले मिंटो सुधार सामने आया तब हमको ये मालूम चला कि ये तो हमारे साथ सिर्फ एक छलावा था, है ना, वास्तविकता कुछ भी नहीं थी, जो कि हमने पिछली क्लास में बहुत ही डीप में पढ़ा हुआ था, है ना। और दूसरी बात ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर के प्रयोग किया गया तथा इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी टैक्स आरोपित किए गए, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे इससे भारतीय त्रस्त हो गए तथा वे ऐसे किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन भारतीय संसाधनों का खुल करके प्रयोग कर रहा था तो हमारे देश में जो है खाद्यान्नों की या अन्य जो संसाधन है उन सब की कमी हो गई, और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन लोगों ने क्या किया, भारत पर जो है टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। और जब टैक्स बढ़े तो फिर सामानों के दाम जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे जब हमारा जो भारतीय समाज था वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, और वो एक फिराक में था कि हमें कोई ना कोई एक विरोधी आंदोलन मिल जाए जिसके माध्यम से हम अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर सकें। यह भी इसका एक रीजन था। और जो तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, अभी तक ये था कि अभी तक भारतीयों को ये मालूम था कि अंग्रेज जो है कभी हारते नहीं थे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज हारे हैं तब उसके बाद जो उनकी अजेयता का भ्रम था वह भी टूट चुका था। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम भी तो टूट चुका था, है ना। अब भारतीयों को यह मालूम हो चुका था कि अंग्रेज अजेय नहीं है, उनको भी हराया जा सकता है। इसके बाद जो चौथी बात, वो इसी दौरान जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वे पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर प्रशासकीय सुधारों की मांग की। ठीक है, यह भी एक रीजन था। पांचवी बात करते हैं, तो इसी दौरान 1896 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई हुई थी और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहती थी। यह भी एक रीजन था। मतलब इधर 1914 में बाल गंगाधर तिलक जी जेल से रिहा होते हैं और जो है और उसके पहले जो एक थियोसोफिस्ट महिला है आयरलैंड की एनी बेसेंट, वह भी भारत में आ चुकी थी, है ना। और वो ये चाहती थी कि हम जो है जनता के बीच जाएं और अपनी बात को वहाँ पे रखें ताकि हम अपनी एक लीग जो है स्थापित कर सकें। नेक्स्ट आपका छठी बात, तो 1915 के प्रारंभ से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये जो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ उठाया था। ठीक है, इनका एक हथियार यह भी था, क्या था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक एक पत्र था। ठीक, चलिए, ये तो बात हो गई इसके उदय होने के रीजन क्या क्या थे। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों को अलग अलग बांट करके लीग स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक, चलो, तो जो सबसे पहली बात वो हम जानते हैं कि तिलक की होम रूल लीग। ठीक, चलो यहाँ से देखिए प्री में आपके जो है सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, हाँ ठीक है। और आरओ अगर आप कोई भी एग्जाम देखते हैं तो वहाँ पे जो है होम रूल लीग से सवाल बनना ही बनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। और पीसीएस के लिए तो भाई है ही है।
तो जो सबसे पहली बात वो यही कि तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में एवं अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगाम में की। साथ ही दूसरा जो पॉइंट है, तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? पुणे में बनाया गया। ठीक। और इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गई। और तीसरी बात है कि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा का प्रसार प्रसार। ठीक। नेक्स्ट आपका है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोगों ने तिलक की होम रूल लीग के बारे में जाना। अब जो दूसरा है वो है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916, उन्होंने अप्रैल 1916 में बनाया था, तो इन्होंने जो है सितंबर 1916 में मद्रास, चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग, इनकी जो होम रूल लीग का नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की तथा मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। इसकी लगभग 200 शाखाएं थी। ठीक है। दूसरा बात ये, और ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया है ना। सवाल ये भी कई बार पूछा गया है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग में अन्य सदस्यों के नाम क्या क्या थे, है ना। तो उसमें जो सबसे पहले आते हैं वो कौन आता है? उनका नाम है जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, और ये कौन थे? लीग के संगठन सचिव थे। तीसरी बात ये कि यद्यपि बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था, किंतु इनके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी थी, है ना। एनी बेसेंट की लीग में अरुंडेल के अलावा अब देखिए दो लोग और हैं, इनका भी नाम पूछा गया है। बीएम वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये तो परिचय हो गया होम रूल लीग, जो कि एक तिलक का था और दूसरा एनी बेसेंट का। अब हम लोग संयुक्त रूप से ये देखेंगे कि इन दोनों होम रूल लीग्स किस प्रकार से काम करते हैं, है ना, इनके कार्यक्रम क्या क्या रहे। तो जो सबसे पहली बात कि इनका उद्देश्य था क्या था, ये किस उद्देश्य से जो अपनी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है उद्देश्य में, वो यही है कि भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन की वास्तविक अर्थ से परिचित करवाना। दूसरी बात, पुस्तकालयों तथा अध्ययन कक्षों तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करके भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अच्छा, अध्ययन कक्ष कौन कौन से? ऐसे अध्ययन कक्ष जिसमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो। ठीक है, तो इस प्रकार से पुस्तकालयों में, अध्ययन कक्षों में, है ना, और जनसभाओं के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। दूसरी बात, इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, पम्पलेट्स, है ना, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, नाटक, धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। अब इसके बाद जो तीसरी बात वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, सिर्फ कागजों में नहीं या सिर्फ मीटिंग्स में नहीं, लोगों के पास जा करके, ठीक है, उनकी समस्याएं देख करके, है ना। जैसे कभी मेले का आयोजन कर दिया गया, है ना, कभी जो है कहीं पे कभी सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया, है ना, कभी उन्होंने जो गांव को साफ करने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से जब वो स्थानीय कार्यों के साथ जुड़े हैं तब जाकर के वो बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ पाए हैं, है ना। चलो, और चौथी बात ये कि इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया तथा भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र जैसे गुजरात और सिंध तक अपनी पैठ बना ली, है ना। ये जो दो क्षेत्र थे ये राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े थे उस समय, और यहाँ पर भी जो उनकी पैठ बन जाती है। पांचवी बात यह है कि अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन फिचलू और मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे नेता थे जिन लोगों ने जो है एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक, अब जो छठी बात कि इनमें से कुछ नेताओं को एनी बेसेंट ने लीग की स्थानीय शाखाओं का प्रमुख भी नियुक्त कर दिया, है ना। ये तो बात हो गई होम रूल लीग के कार्यक्रमों की। अब हम ये जानते हैं
कि लीग के प्रति सरकार का रुख क्या था, है ना, सरकार इसको किस नज़रिए से देखती थी। अब चूंकि ये जो सरकार के विरोध में किया गया कार्य है, तो उस कार्य में सरकार ने क्या क्या हस्तक्षेप किया या उसको किस प्रकार से रोकने का कार्य किया, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहली बात वो ये कि सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। दमन का मतलब उनको मार दिया जाए, ठीक है, मतलब सब मिला करके हमको इस कार्यक्रम को रोकना है। अब इसके लिए चाहे मार भी दिया जाए तब भी जो है इस कार्यक्रम को रोकना है। यहाँ तक जो है उन्होंने कदम उठा लिए थे सरकार ने। दूसरी बात ये कि मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाइयाँ की, है ना, तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तीसरी बात यह कि बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अब देखिए, यहाँ तक जो सरकारी से लीग के खिलाफ थी कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध जो है न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया और पंजाब में और दिल्ली में जो है उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। चौथी बात ये कि जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रियाएं भी हुई। अब चूंकि ये लोग इसको क्या थे, मेन लीड कर रहे थे, मेन उसके नेता थे, तो जब आपने इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया तब क्या हुआ कि यह जो इसका जो विरोध हुआ वह क्या हुआ, राष्ट्रव्यापी हो गया। इसी दरमियान सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी, ठीक है, तथा तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम करने की वकालत की, है ना। ये तो 5 पॉइंट्स हो गए। अब जो छठी बात है उसको देखते हैं कि सरकार को विश्वास था कि इस कार्रवाइयों से होम रूल लीग आंदोलन जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। अब उल्टे प्रभाव में क्या क्या हुआ कि सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और संगठित हो गए, ठीक है, तथा कई अन्य राष्ट्रवादी इसमें सम्मिलित हो गए। ये जो है उसका उल्टा इफेक्ट पड़ गया सरकार के खिलाफ। सातवीं बात यह कि तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। और आठवीं बात यह है कि 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव ES मांटेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को धीरे धीरे करके जो आज़ादी की तरफ हम मोड़ना प्रारंभ कर देंगे, ठीक, और एक निश्चित समय के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक। और लास्ट बात यह है कि सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया और इसके पश्चात होम रूल लीग स्थगित कर दिया गया, ठीक। ये तो बात हो गई सरकार के रुख की। अब एक जो आप जब मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इस आंदोलन के धीमा होने के रीजन क्या क्या थे, है ना, आखिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पर ये आंदोलन जो है या तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि असफल रहा, लेकिन असफल तो नहीं रहा, इसकी बहुत सारी उपलब्धियां हमारी थी, मगर ये कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा धीमा जरूर हो गया था, है ना। तो आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। असल में ये सब बातें जो है आपको मेंस में लिखने में काम देंगी। तो देखते हैं जो है, जो सबसे पहली बात कि 1919 तक आते आते इस आंदोलन के धीमा होने के रीजन क्या क्या थे। जो सबसे पहली बात है वो ये कि आंदोलन में प्रभावी संगठन के अभाव का होना, ठीक। अब इसकी बात आगे आपको देखने को मिलेगी कि कैसे। दूसरी बात यह कि 1917 और 1918 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तीसरी बात यह कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी नेता द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा एनी बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। मतलब जब सरकार ने ये कहा कि ठीक है, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि एनी बेसेंट को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, जो उदारवादी नेता थे वो लोग जो इनकी बात को मान गए और मान करके ये जो है शिथिल हो गए, उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चौथी बात ये कि आंदोलनों में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक हो गए। अब देखिए, जो नरमपंथी हैं वो फिर से जो है अतिवादियों से दूर हो गए, है ना, मतलब जो गरम दल के नेता थे उन लोगों से दूर हो गए, जिससे 1918 के पश्चात
तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई, है ना। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट हो गया, एक नरम दल और गरम दल फिर से जो है अलग होने की स्थिति में आ गया। इसके बाद जो पांचवी बात है वो ये कि जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए तथा सैद्धांतिक आधार पर वे विभाजित हो गए। ठीक। छठी बात ये कि सितंबर 1918 में लाइबेल मामले जो वेलेंटाइन सिरोल के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने दायर किया था, जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट ने तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा था, इस सिलसिले में तिलक विदेश चले गए। ठीक है। अब जब ये विदेश चले जाते हैं तब बेसन द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूल लीग नेतृत्व विहीन हो गई। ठीक है। सातवीं बात यह है कि महात्मा गांधी के उत्थान और उनकी सत्याग्रह, अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा युक्तियों को मिले जन समर्थन ने आंदोलन होम रूल लीग को निष्प्राण कर दिया। अब यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी भी अपनी एंट्री करते हैं और उनके जो हथियार थे वो कौन कौन से थे, सत्याग्रह, है ना, अहिंसा और सविनय अवज्ञा, ये इनको जो है भारतीय समाज में काफ़ी समर्थन मिला था। तो इससे क्या हुआ कि जो आंदोलन है वो निष्प्राण होता चला गया तथा मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात लीग अपने आंदोलन के विस्तार को बंद करने पर सहमत हो गया। मतलब अंग्रेजों ने जो आश्वासन दिया उसी के आधार पर जो है इस आंदोलन ने उनकी बात माननी प्रारंभ कर दी थी। ठीक। अब इसके बाद एक आठवीं बात यह है, थोड़ा नोट पॉइंट है गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वे होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े थे। फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने इस लीग का नाम बदल करके क्या रख दिया, स्वराज्य सभा कर दिया और अहिंसा पद्धति एवं स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को शामिल करने के लिए इनके नियमों में भी परिवर्तन कर दिया। ठीक है। एक तो वो इसका नाम चेंज कर देते हैं कब, अक्टूबर 1920 में, और क्या नाम रखते हैं, स्वराज सभा। ये किसका बदला हुआ नाम है, होम रूल लीग का, है ना। और उसके बाद इसमें जो है इसके जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून है, उसको भी धीरे धीरे इन्होंने परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। ठीक। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इस आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या थी। अभी तक तो हमने ये जाना कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक थे, लेकिन उपलब्धियां भी तो बहुत थी। तो जो सबसे पहली उपलब्धि थी वो यही थी कि आंदोलन में अब न केवल शिक्षित वर्ग बल्कि सामान्य किसान, महिलाएं, विद्यार्थी व अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई, विशेष करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर में सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन की सांगठनिक स्वरूप की ही देन थी। जो ये लोग भारतीय समाज में जा करके धीरे धीरे अपनी पैठ बना रहे थे, उसका जो इन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट बाद में मिला है। ठीक है। तीसरी बात यह कि आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। उसने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया था। चौथी बात है कि अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणाएं तथा मोंटफोर्ट सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के नेताओं के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिलती है। ठीक। और जो पांचवी उपलब्धि ये थी कि लीग के नेताओं को यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुई और होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी होम रूल लीग की। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं क्या है, लखनऊ समझौता, जो कि कब हुआ था, 1916 में, है ना। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, लखनऊ समझौता 1916। अब लखनऊ समझौते में कौन कौन लोग शामिल थे उसको जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं,
और ये पहला पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस नाते क्या है, IMP, है ना। कि 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, अंबिकाचरण मजूमदार ने की। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। पहला ये कि उग्रवादियों की 9 वर्ष बाद पुनः कांग्रेस में वापसी, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से बाहर हो गए थे। हम लोगों ने पिछली क्लास में सूरत अधिवेशन के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पर जो है उग्रवादी कांग्रेस से अलग हो गए थे, ठीक। और जो दूसरी बात वो ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी एक समान मांग प्रस्तुत की। ये जो सबसे बड़ी बात रही, है ना, एक समान मांग प्रस्तुत की। चौथी बात ये कि कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया और लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना का नाम दिया गया, ठीक है। ये तो बात हो गई लखनऊ समझौता के परिचय की। अब इसी में दो नोट पॉइंट है, उसको भी जान लेते हैं। पहला ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही और असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भी भंग हो गया। और है ना, और इसके बाद जो है एक जो और पॉइंट है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, कि मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। यह सवाल पूछा गया है, ठीक। चलिए, इतनी बात तो हो गई आपके लखनऊ समझौता की। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस समझौते का प्रावधान क्या था, है ना, इस प्रकार से ये जो है तैयार किया गया था। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। मतलब ये कांग्रेस ने ये कहा कि अब जो है अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ करके चले जाएं और वो जो है हमको राज करने के लिए या एक उत्तरदायी सरकार जो है बनाने के लिए एक नीति बनाए या एक योजना बनाए, ठीक है। तो इस मांग को जो है लीग ने स्वीकार कर लिया था। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जो लीग की मांग थी कि हमको एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाए, तो इसको जो कांग्रेस ने मान लिया, है ना। तीसरी बात यह कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। जैसे देखो क्या क्या होता है, पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई सहित सिंध में 33%, उत्तर प्रदेश में 30% और बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% और मद्रास में भी 15% सीटें जो है वो मुस्लिम लीग को दे दी जाती हैं, ठीक। ये प्रावधान जो है बनाए जा रहे हैं। इसके बाद जो चौथी बात वो ये कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया तथा इनके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था को स्वीकार की गई, ठीक। पांचवी बात ये, यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो और 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। ये सारा मसौदा बन गया, ठीक। अब बनने के बाद समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों की सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे, इसको थोड़ा जान लेते हैं। इन लोगों ने क्या क्या मांगे की थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला है कि सरकार भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। दूसरी बात ये कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं, ठीक है। तीसरी बात यह कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य कैसे हों, भारतीय हों। चौथी बात यह कि विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये रही कि भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, ना कि भारतीय कोष से, ठीक है। ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो है सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे थी। अब नेक्स्ट हमारा है समझौते की समालोचना।
है ना। अब हम लोगों ने कांग्रेस और लीग की जो है के समझौते को पढ़ लिया। अब इसकी हम एक समालोचना कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी रह गई और इसका जो सकारात्मक अगर कोई दृष्टिकोण है तो वह कौन सा है। चलिए, तो जो सबसे पहली बात है कि लखनऊ के ऐतिहासिक ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इसके समझौता प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता का अभाव परिलक्षित होता है। मतलब इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं दिख रही थी कि हम हमेशा या बाद में भी साथ में रह पाएंगे, ऐसी कोई बात इसमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से एक मंच तथा राजनीति की दो अलग अलग दिशाओं के युग का प्रारंभ होता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों लोग एक दूसरे की बात तो मान लेते हैं, मगर इसका जो बाद में क्या रिजल्ट आएगा इस पर किसी ने विचार नहीं किया था। यही प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। यहीं से जो है दो राष्ट्र की भावना जो है धीरे धीरे अपना स्वरूप लेना स्टार्ट करती है ना। चौथी बात ये कि इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं ने आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली, किंतु हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को साथ लाने में जमीनी स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक रहा। इसके कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण भी रहे हैं, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह पहला लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन से बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। ये एक पॉजिटिव बात थी। और समझौते के पश्चात मुसलमान यह मानने लगे कि उनके हितों को अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं रह गया। ठीक है। दूसरी बात ये कि समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता को नई ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने भी महसूस किया तथा उसने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास किए। इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मांटेग्यू घोषणाएं सार्वजनिक कर दी गई। ठीक है, ये क्या था, इसकी समालोचना थी। ठीक है, अब इसी के साथ छोटा सा एक बात और भी है। अब जो घोषणा इन्होंने की है मांटेग्यू साहब ने, वो क्या क्या थी उसको भी हम एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि इसमें क्या क्या घोषणाएं होती है ये आपको जानना जरूरी है। तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मांटेग्यू की घोषणा 1917। मांटेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ ही समय पश्चात ही मांटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 में कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्ण रूप से सहमत है वह यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े। ठीक, पहला पॉइंट। तथा स्वशासित संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो जिससे अधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़ सके। यह पहली बात कहते हैं। दूसरी बात यह कि उन्होंने यह निश्चित कर लिया है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। तीसरी बात यह कि मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है वे ही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो जो है घोषणा पत्र था मांटेग्यू का जो उन्होंने पढ़ करके सुनाया था। अब इसका महत्व क्या है और इससे भारतीयों को आपत्तियां क्या होती हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट भी हम लोग जान लेते हैं साथ ही में। तो जो सबसे पहला है उसका महत्व क्या है, तो महत्व ये रहा कि इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो गई कि हाँ अब जो है मांटेग्यू ने यह बात कह दी कि हमारा जो भारत है वो जल्द ही जो है वो आज़ाद होने की राह पे चल पड़ेगा। दूसरी बात ये कि घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव मतलब विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित
कर लिया था। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव यही हुआ कि अब जो है भारत में विद्रोह होने की संभावना कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीति में सम्मिलित कर लिया था कि हाँ, हम जो है देश का विकास करेंगे और देश को कुछ ही दिनों बाद जो है भारत के हाथों में सौंप देंगे, यहाँ के जो जो लोग होंगे उनके हाथों में सौंप देंगे। ठीक। तीसरी बात है कि इससे 1909 में मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं रोष भी समाप्त हो गया। ठीक। ये जो उसके 3 बातें थी जो उसके महत्व में हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है कि भारतीयों को आपत्ति क्या थी इस घोषणा से। 2 आपत्तियां भी थी, उसको भी आप लोग जान लीजिए। पहली आपत्ति ये थी कि घोषणा में उत्तरदायी शासन, मतलब कि हमको कब शासन मिलेगा, इसकी स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। सही बात भी है, जब तक आप कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताते हैं तब तक फिर आपकी बात पे क्या विश्वास किया जाए, है ना। दूसरी बात ये कि उत्तरदायी शासन की प्रकृति तथा प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं बल्कि या अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है 2 आपत्तियां थी। तो इस प्रकार से जो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, होम रूल लीग, है ना। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, होम रूल लीग। होम रूल लीग और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, लखनऊ समझौता, है ना, लखनऊ समझौता। तो हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स को काफ़ी विस्तृत में जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।